हम भारतीयों को कैसा महसूस होगा अगर कल को अमेरिका कहता है कि कश्मीर में हम पुनर्विकास का काम शुरू करेंगे और कश्मीर पर हमारा नियंत्रण रहेगा। कैसा महसूस होगा हम भारतीयों को। ठीक यही चीज हो रही है इजराइल के बगल में रहे गजा पट्टी पर। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 4 फरवरी 2025 को ये बयान जारी किया, प्रस्ताव जारी किया कि गजा पट्टी पर अमेरिका कंट्रोल करेगा, नियंत्रण रखेगा, ऐसा प्रस्ताव रखा। और ट्रंप ने कहा कि अमेरिका गजा पट्टी में विकास का काम करेगा। तो उनका जो ये सुझाव है उसमें गजा पट्टी का पुनर्विकास करना और इसे मिडिल ईस्ट का रिवियरा यानी छुट्टी बिताने वाली खूबसूरत जगह में बदलने की बात रखी उन्होंने। डेवलपमेंट की मूल बात यहाँ पर ये है कि डेवलपमेंट करना, ये उन्होंने प्रस्ताव रखा। तो इससे पहले भी ट्रंप ने कहा था, ये सुझाव दिए उससे पहले भी उन्होंने कहा था कि पैलेस्टाइन यानी फलस्तीनियों को मिस्र और जॉर्डन में स्थायी रूप से बसाया जाएगा। अब ट्रंप व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री जो बेंजामिन नेतन्याहू है उनके साथ मीटिंग में थे। तो मीटिंग के बाद बोल रहे थे, जहां नेतन्याहू ने ट्रंप के सुझाव को पूरी दुनिया के लिए कहा मीडिया के सामने कि ये सुझाव, ये प्रस्ताव ध्यान देने योग्य है। और ये भी उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी सोच है जो मिडिल ईस्ट को नया आकार देगी और शांति स्थापित करेगी। ये उनका बयान था इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का। जबकि यहाँ पर दुनिया भर के कई नेताओं ने इसकी निंदा की है। इसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएरा स्टारमर भी शामिल है। ऐसे में ये सवाल उठ रहे हैं कि क्या इससे मिडिल ईस्ट के समुद्र तट पर बसे ये गजा पट्टी को लेकर ये नया तनाव पैदा हो सकता है। ऐसे भी बयान आ रहे हैं, ऐसे सवाल भी उठ रहे हैं। अब सबसे पहला सवाल कि गजा पर किसका नियंत्रण है आज की तारीख में, ये हम जानते हैं। तो साल 2007 से गजा पर हमास का स्वाभाविक शासन रहा है। हमास ने पिछले साल अपने कब्जे वाले क्षेत्र में संसदीय चुनाव भी जीता और गजा में खुद को मजबूत किया, जैसे तालिबान ने अफगानिस्तान में किया, ठीक ऐसा ही। तो गजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण हुआ। पब्लिक ने उनको वोट दिए, उनको कहा कि आपका ही नियंत्रण थे, तो फिर उनके कब्जे में आया। अब इसे इजराइल, अमेरिका और कुछ वेस्टर्न गवर्नमेंट चरमपंथ संगठन मानते हैं हमास को चरमपंथी संगठन यानी आतंकवादी संगठन मानते हैं। अब गजा पट्टी मिडल ईस्ट के समुद्र तट पर स्थित 41 किलोमीटर लंबी और 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है, छोटी सी। इसकी सीमा इजराइल दोस्तों मैप में नहीं दिखता है, तो फिर ये आपका गजा पट्टी कैसे दिखेगी। तो इसकी सीमाएं, जो गजा पट्टी है उसकी सीमाएं, बॉर्डर मिस्र और इजराइल से लगती है। अब गजा को लेकर हमास और इजराइल के बीच कई बड़े संघर्ष हुए हैं और लड़ाई में भारी संख्या में लोग भी मारे गए, जिनमें अधिक से ज्यादा गजा पट्टी के फलस्तीनी लोग मारे गए। तो 7 अक्टूबर 2023 को हमास के लड़ाकों ने गजा से इजराइल पर हमला किया। इजराइल पर गजा पट्टी से हमास के लड़ाकों ने, जिनको अमेरिका और कुछ वेस्टर्न गवर्नमेंट चरमपंथी संगठन मानते हैं हमास को। इसमें लगभग 1200 इजरायली मारे गए और 250 से अधिक इजरायलियों को उन्होंने बंधक बना लिया, किडनैप कर लिया, पकड़ लिया। इसके बाद इजराइल की जो मिलिट्री है उसने गजा में बड़े पैमाने पर मिलिट्री ऑपरेशन किया, जवाब के तौर पर हमला किया, जो लगातार 15 महीने तक चला, 1 साल 3 महीने तक। अब हमास के द्वारा शासन यहाँ पर चलता है गजा पट्टी पर। तो हमास द्वारा संचालित जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनका हेल्थ मिनिस्ट्री है, उसके आंकड़े बताते हैं कि इजरायली हमले में इजराइल ने जो जवाबी हमला किया इस गजा पट्टी पर
हमास पर, तो उसमें 47,540 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं अब तक, और आज भी चल रहा है 2025 की बात करें तब भी, जिसमें से ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। अब कई महीनों की मीटिंगें हुई और उसके जरिए जो कन्वर्सेशन हुई, उसके बाद 2025 के जनवरी में इजराइल और हमास ने युद्ध विराम समझौते पर सहमति जताई। साइन नहीं किया है दस्तावेज पर, लेकिन सहमति जताई, तो ये प्लस पॉइंट हो सकता है। तो इस समझौता जो हुआ उसका मकसद लड़ाई को स्टेबल रूप से, स्थायी रूप से खत्म करना और इजराइल द्वारा पकड़े गए फलस्तीनी कैदियों के बदले में हमास द्वारा बंधक बनाए गए लोगों को छोड़ना है, एक दूसरे के प्रति तनाव को कम करना है। ये जो उन्होंने समझौता रखा उसका मकसद ये है। अब क्या ट्रंप गजा पट्टी पर कब्जा कर सकते हैं, ये भी एक सवाल है, तो उसका भी सवाल का जवाब हम खोजते हैं। तो इस बारे में कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि ट्रंप ने गजा पर अमेरिकी कंट्रोल का प्रस्ताव कैसे रखा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं आई है। जबकि ट्रंप के इस प्रस्ताव की वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर निंदा हुई, जिसमें ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रूस और चीन सहित कई देशों ने इस योजना को खारिज किया है। अब खाड़ी क्षेत्र जो है, खाड़ी के देश जो हम क्रूड ऑयल के लिए जानते हैं, तो उसमें सऊदी अरब ने फलस्तीनियों को बेदखल करने की किसी भी कोशिश को खारिज करते हुए अपना रुख साफ कर दिया कि भाई नहीं, हम नहीं मानेंगे फलस्तीनियों को, इस प्रकार का व्यवहार हम नहीं मानेंगे। ऐसा सऊदी अरब ने तो अपना रुख, अपना बयान स्पष्ट कर दिया। और जॉर्डन और मिस्र भी फलस्तीनियों के विस्थापन के खिलाफ थे। उन्होंने कोई स्पष्ट नहीं रखा है, अपनी राय नहीं रखी, लेकिन फिर भी वो इसके खिलाफ थे। अब इंटरनेशनल कानून जो होता है, इसके तहत किसी भी आबादी को जबरन, मजबूरन बेदखल करने के प्रयास पर सख्त प्रतिबंध है इंटरनेशनल लॉ के तहत। तो फलस्तीनियों के साथ साथ अरब देश भी इसे फलस्तीनियों का निष्कासन और उसकी जमीन से नस्लीय जनसंहार ही मानेंगे वो भी। अब उनके ये लोकल लेवल पर अमेरिका में जो ट्रंप के चुनाव हुए, उससे पहले विदेशी जो संघर्ष चल रहे हैं पूरी दुनिया में, इजराइल हमास के बीच चल रहा था, अफगानिस्तान को तो कॉमन है, वो तो खत्म हो गया, तालिबान के कंट्रोल में आ गया, लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर भी चल रहा था। तब जब अमेरिका में चुनाव हो रहा था, तो इस संघर्ष का होने के इस मुद्दों पर, विदेश नीति के मुद्दों पर कोई खास जोर नहीं दिया गया था ट्रंप के इलेक्शन अभियान में। और ट्रंप के समर्थकों के लिए और ट्रंप के लिए इकोनॉमी और इमिग्रेशन, यही मुख्य मुद्दे थे इलेक्शन में, अभियान में, चुनाव अभियान में अमेरिका के। तो राष्ट्रपति पद के लिए मतदान से पहले जारी किया गया इप्सोस और यूगोव जो पोलिंग होता है, जिसमें ओपिनियन रखा जाता है, जो चुनाव से पहले पोलिंग होता है, तो ये उससे पता चला था कि अमेरिकन चाहते थे कि सरकार महंगाई, इन्फ्लेशन पर ध्यान दे, ये अमेरिकन चाहते थे। दूसरी चीज यह साफ नहीं है कि गजा पर नियंत्रण को लेकर वहां अमेरिकन मिलिट्री को भेजना शामिल होगा या नहीं। अगर चाहता भी है और होता भी है नियंत्रण, तो क्या अमेरिकन मिलिट्री वहां पर जाएंगी, जैसे अफगानिस्तान में गई थी मिलिट्री अमेरिका की, फिर जो बाइडेन आया और वापस खींच लिया, फिर से तालिबान आ गए। ये खेल है दोस्त, जियोपॉलिटिक्स का ये खेल है। तो इसी तरह का शायद होगा। फिर आगे देखते हैं तो पूछा गया था ये कि क्या गजा को अमेरिका के नियंत्रण में लेने के प्रस्ताव में अमेरिका की जो मिलिट्री है वो शामिल होगी। तो ट्रंप ने कहा हम वही करेंगे जो जरूरी होगा। उन्होंने सिंपल सा भड़काऊ भाषण देते हैं ना नेता लोग, कोई ना कोई ये बयान दिया ना, अभी मैं कह रहा हूँ जिस मुद्दे पर हम चर्चा कर रहे हैं कि अमेरिका गजा पर नियंत्रण करेगा,
ये भड़काऊ देश तो बस बयान देते रहते ताकि दुनिया को गुमराह किया जा सके। फिर अंजाम चाहे कुछ भी हो, अंजाम हमें भुगतना पड़ता है, इनको नहीं। तो ट्रंप ने कहा कि हम वही करेंगे जो करना पड़ेगा। तो कॉन्स्टिट्यूशनली, संवैधानिक रूप से मिलिट्री फोर्स के इस्तेमाल को अधिकृत करने वाले प्रस्तावों पर अमेरिका की संसद से मंजूरी लेनी पड़ती है, वहां पर भी। तो ये तो कोई उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सारा का सारा समर्थन डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में है। तो अमेरिका के दोनों सदनों में, दोनों सभाओं में, राज्यसभा और विधानसभा, राज्यसभा और लोकसभा, जो उनका कांग्रेस यानी लोकसभा को कांग्रेस कहते हैं, और निचला सदन, इस तरह के दोनों सदन में सत्तारूढ़ जो सत्ता में है रिपब्लिकन पार्टी, उसका बहुमत है, इसलिए इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विदेशी हथियारों की बिक्री के लिए भी संसद की मंजूरी की जरूरत होती है अमेरिका में, जिसमें विदेश जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो आगे बढ़ने से पहले, कोई भी विदेश नीति उनकी अमेरिकन की होती है, तो उसमें भी आगे बढ़ने के से पहले जो प्रमुख समितियां हैं उनको सूचित करता है। अब वॉशिंगटन के मिडल इंस्टीट्यूट में एक प्रोफेसर भाषण करके है, उन्होंने मीडिया में बताया था कि ट्रंप को संसद के बारे में चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत मजबूत समर्थन है, उनका ही समर्थन, उनकी ही सरकार है। जैसे हमारे यहाँ नरेंद्र मोदी के बारे में, ठीक है, ऐसी ही सरकार है वहां पर। तो ट्रंप ने गजा पट्टी के पुनर्विकास पर बड़े पैमाने पर खर्च के लिए विवरण के बारे में बात नहीं की है कि किस प्रकार का डेवलपमेंट किया जाएगा, लेकिन ये रिवियरा, मैंने कहा ना कि घूमने लायक एक जगह टूरिज्म के लिए बनाई जाएगी, डेवलप की जाएगी। अब एक प्रकार का अब एक फैक्ट ये भी है कि ये सब कुछ अस्पष्ट है, अभी तो अस्पष्ट है कि क्या होगा आगे, वो आगे जब होगा तब देखा जाएगा, लेकिन अभी तो अस्पष्ट है कि एग्जैक्टली क्या होगा, यह अस्पष्ट है। तो उनका ये भी मानना है कि ट्रंप का मकसद गजा और वेस्ट बैंक के पुनर्निर्माण के लिए अरब देशों का धन का इस्तेमाल करना है, अरब देशों की जो धन आता है उसका इस्तेमाल करना है उसके डेवलपमेंट के लिए। अब ऐतिहासिक रूप से किसका हक है गजा पट्टी पर, ये भी एक सवाल है, तो इसके जवाब में हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। 1948 में इजराइल की स्थापना से पहले, जब इजराइल की स्थापना हुई, क्योंकि यहाँ पर इजराइल कॉमन पॉइंट है दोस्तों, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच ही चल रहा है, इजराइल के मेरा है और कई दोस्तों विस्तार कब्जे में ले भी लिया है। तो इजराइल की स्थापना से पहले 1948 की मैं बात कर रहा हूँ, गजा जो पट्टी है वो ब्रिटिश उपनिवेश शासन के अधीन था, हिस्ट्री में जाते हैं तो। अब इजराइल ने जब अपनी स्वतंत्रता यानी आजादी की घोषणा की, इसके अगले दिन इस पर 5 अरब देश की सेनाओं ने, मिलिट्री ने हमला किया और उसे घेर लिया, गजा पट्टी को। अब 1949 में 49 में युद्ध विराम के साथ लड़ाई खत्म हो गई, लेकिन तब तक इजराइल ने अधिक से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। वही समझौतों के तहत कई समझौते भी हुए, उनके तहत मिस्र ने गजा पट्टी पर कब्जा किया, जॉर्डन ने वेस्ट बैंक पर और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा किया जॉर्डन ने, जबकि इजराइल ने पश्चिमी यरूशलेम को अपने कब्जे में लिया। तो 1967 की युद्ध में मिस्र को गजा से बाहर निकलकर इस पर इजराइल ने कब्जा कर लिया, जिसने यहूदी कॉलोनियां बसाई और गजा पट्टी की फलस्तीनी आबादी को मिलिट्री शासन के अधीन कर दिया। साल 2005 में, इसकी हिस्ट्री की मैं बात कर रहा हूँ, साल 2005 में इजराइल ने गजा से अपने सैनिकों और वहां बसने वालों को वापस बुला लिया, अपने लोगों को। फिर भी इससे साझा जो बॉर्डर थी, हवाई क्षेत्र था, तटीय क्षेत्र था, उस पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, जिससे उसे लोगों और सामानों की आवाजाही पर प्रभावी नियंत्रण मिला। आगे जब इस नियंत्रण के कारण ही यूनाइटेड नेशन अभी भी गजा पट्टी को इजराइल के कब्जे वाला
क्षेत्र मानता है। जब न्याय की वो क्या कहते हैं, न्याय की घड़ी जब आएगी ना, न्याय की घड़ी, तो इजराइल के पक्ष में दोस्तों जाएगा ये फैसला। और मैं भी यही चाहता हूँ कि भाई एक छोटे से, मैं तो क्या, मेरी तो क्या चलेगी, लेकिन फिर भी अपना ओपिनियन तो रख देता हूँ कि ये सब कुछ इजराइल के कब्जे में जाना चाहिए, उनके अधीन जाना चाहिए। जैसे भी इजराइल बहुत डेवलप कंट्री है, लेकिन इजराइल करता ये है कि यहूदियों के फेवर में है, जैसे कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में हिंदुओं के फेवर में हम मानते हैं, हमारा देश ही हिंदुओं का देश। तो इस तरह का थोड़ा धार्मिक विचारधारा वाला पॉइंट भी उनके लिए फायदेमंद नहीं है। इसलिए तो संघर्ष है, छोटी छोटी बातों में तो यार संघर्ष चलता है। तो यूनाइटेड नेशन अभी भी इजराइल का पार्ट ही मानता है। अब हमास ने 2006 में फलस्तीनी चुनाव जीता और अगले साल भीषण लड़ाई के बाद अपने कंपटीटर्स को इस क्षेत्र से बाहर निकाल दिया। इसके जवाब में इजराइल और मिस्र ने नाकाबंदी कर दी। इजराइल ने क्षेत्र में आने वाले अधिक से ज्यादा चीजों पर निगरानी लागू कर दी इजराइल ने। अब इसके बाद के वर्षों में हमास और इजराइल के बीच कई संघर्ष हुए, कई लड़ाई हुई, आज भी चल रही है। आज की जब तारीख में वीडियो बना रहा हूँ उस तारीख तक, जिसमें 2008-9 की, 2012 की और 2014 के संघर्ष जो हुआ वो, इसमें मई 2021 में हमास और इजराइल दोनों पक्षों के बीच एक बड़ा संघर्ष हुआ था, जो कि 11 दिनों तक चला और फिर युद्ध विराम के तहत समाप्त हुआ। अब अमेरिका क्यों आया है ये मैं बताता हूँ। क्योंकि गजा पट्टी में क्रूड ऑयल, गैस, नेचुरल रिसोर्सेज है, इसलिए आया है अमेरिका यहाँ पर अपने न्याय की वो घड़ी लेकर। तो ये भी जान लेते हैं कि क्या गजा पट्टी में गैस और तेल है। अगर है तो अमेरिका का यहाँ पर फायदा है। तो अगर हम बात करें गैस और नेचुरल रिसोर्सेज की, तो यूनाइटेड नेशन का जो रिपोर्ट होता है उनके अनुसार कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्रों में तेल और गैस के संभावित भंडार है, संभावना है कि यहाँ पर भंडार होंगे। ये यूनाइटेड नेशन का आंकड़ा है, उनका अनुमान है, जो न्यूट्रल शायद हो सकता है। तो साल 2019 में यूनाइटेड नेशन का ट्रेड एंड डेवलपमेंट जो यूनिफिकेशन है, संगठन है, उसने एक रिपोर्ट जारी की थी। तो रिपोर्ट में क्या कहा गया था कि वहां 3 अरब बैरल से अधिक तेल होने की अनुमान है, संभावना है। और जो भूवैज्ञानिक होते हैं, जियो साइंटिस्ट मैं कहता हूँ, और नेचुरल रिसोर्सेज के इकोनॉमिस्ट, उन्होंने पुष्टि की थी कि कब्जे वाले फलस्तीनी क्षेत्र में, जो फलस्तीनी यानी हमास के कब्जे में थे, ये जो गजा पट्टी, उस क्षेत्र में तेल और नेचुरल गैस रिसोर्सेज की प्रॉपर्टी, संपदा के बड़े भंडार है दोस्तों। ये यूनाइटेड नेशन का आंकड़ा है, उनका सर्वे है। अब कब्जे वाले वेस्ट बैंक के एरिया सी यानी समंदर का विस्तार में भी, और गजा पट्टी के मिडिल ईस्ट सागर तट यानी किनारे पर भी ये सारा का सारा भंडार है नेचुरल रिसोर्सेज का। इसमें लेवेंट बेसिन में तेल और नेचुरल गैस की नई रिसर्च की ओर इशारा किया गया है कि यहाँ पर रिसर्च होनी चाहिए इसके बारे में। अगर मिलता है तो फायदे के लिए ही, लेकिन ऐसे ही पड़ा रहता है, ये तो फायदे के लिए नहीं है। लेकिन अमेरिका यहाँ पर इसी के लिए आया है। तो दूसरी चीज, बेसिन जो मिडिल ईस्ट का सागर है, समंदर है, तो जो बेसिन उसका होता है, लेयर जिसके नीचे क्रूड ऑयल और नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, वो मिडिल ईस्ट सागर में है। अब रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि इसमें 122 1 and 22 मैं भी अंग्रेजी सीख रहा हूँ दोस्तों। 1 and 22 ट्रिलियन क्यूबिक फीट नेचुरल गैस है। आप नोटिस करना इस बात की, जिसकी कीमत 453 अरब डॉलर 2017 की वैल्यूएशन के मुताबिक 453 अरब डॉलर की माल मिलकत भरी पड़ी हुई है।
इसके अलावा वहाँ 1.7 अरब बैरल तेल भी है, क्रूड ऑयल भी है, कच्चा तेल भी है, जिसका कुल वैल्यू 71 अरब डॉलर है। इसीलिए तो आया है ना अमेरिका नेचुरल गैस के लिए। और फिर मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करेगा ना यहाँ पर आके। अब कुछ विद्वानों का मानना है कि ट्रंप का प्रस्ताव गजा से तेल और गैस जैसे नेचुरल रिसोर्सेज को निकालने से जुड़ा हो सकता है। ये तो मैं भी कह रहा हूँ यही होगा। आएगा तो फिर थोड़ा कोई बैठा रहेगा, यही करेगा ना, नेचुरल रिसोर्सेज निकालेगा, बेचेगा और प्रॉफिट कमाएगा। फिर भी अन्य लोगों का तर्क लॉजिक है कि गजा में दिलचस्पी आर्थिक से अधिक राजनीति की। इकोनॉमी तो है, पैसे तो है, कहीं भी किसी भी जगह है पैसे, तो डेजर्ट में भी पैसे है। जैसे कि दुबई में फाइनेंशियल हब बनाया, टूरिज्म हब बनाया, इस तरह से पुनर्विकास करेगा, डेवलपमेंट करेगा, तो यही दुबई भी दूसरा खड़ा कर सकता है। अमेरिका की ताकत है दोस्तों, पैसे बहुत है उनके पास। तो आर्थिक से ज्यादा, इकोनॉमी से ज्यादा यहाँ पर राजनीतिक यानी पॉलिटिकल फायदा दिख रहा है उनको, अमेरिकन को, और दुनिया को भी यही प्रतिबिंब होता है। तो ऊर्जा नीति के विशेषज्ञ, एनर्जी पॉलिसी जो होती है उसे उसके विद्वान और मिडिल ईस्ट में एनर्जी की जो जियोपॉलिटिक्स है उसकी जानकार है लॉरी येतायन। उसने एक बार मीडिया को बताया कि 2000 के दशक में गजा के समुद्री इलाकों में तेल और गैस की खोज की गई थी और इस क्षेत्र को विकसित करने के बारे में बातचीत भी हुई थी। और उसने ये भी कहा कि उन कारकों में से एक हो सकता है नेचुरल गैस या कोई अन्य, जो ट्रंप ने गजा पर नियंत्रण का सुझाव देने समय में ध्यान रखा हो। सुझाव ये दिया गजा पर कंट्रोल करने का, तो ये ध्यान रखा होगा कि वहां पर नेचुरल गैस है तो करते हैं डेवलपमेंट। लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं हो सकता दोस्तों कि हम ये कहें ना कि सिर्फ प्रॉफिट है, इसके लिए अमेरिका आया है। ये बात में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे दोस्तों पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं, बहुत सारे प्रॉफिट होते हैं, तब आती है राजनीतिक, पॉलिटिकल प्रॉफिट होते हैं, कहीं जियोपॉलिटिकल प्रॉफिट होते हैं, दूसरे आर्थिक, कई प्रकार के हो सकते हैं। इसलिए हम यकीनन नहीं कह सकते कि क्यों अमेरिका ऐसा कर रहा है। दूसरा, ट्रंप ने ये भी कहा था जब उन्होंने शपथ ली, उससे थोड़े समय पहले उन्होंने कहा था, चुनाव के इलेक्शन के रिजल्ट आए उससे थोड़े समय पहले ही उन्होंने कहा था कि मैं तीसरा थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होने दूंगा, ऐसा उन्होंने बयान दिया था। मुझे खुशी हुई थी वो वीडियो में मैंने कहा था। तो वे कहती है कि गजा में तेल और गैस की मात्रा का सही से आकलन करने के लिए और अधिक काम किए जाने की जो जरूरत है, ये तो दुनिया के फायदे में है, उनके फायदे में है। लेकिन कोई अन्य देश आता है और वो बिजनेस करता है, ये नहीं चलेगा भैया। तो गजा में एक आर्थिक विशेषज्ञ माहिर ताबा कहते हैं कि ट्रंप के पास खाड़ी और ऐसे देश है जो गजा की तुलना में गैस और तेल के मामले में अधिक समृद्ध है। अब गजा पर उनका ध्यान पॉलिटिकली हो सकता है, पॉलिटिकली मामले में ज्यादा हो सकता है। तो एक मीडिया से बात करते हुए इजराइल में अमेरिका के जो पूर्व राजदूत थे, उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप गजा में संकट को रियल एस्टेट निर्माण की समस्या के रूप में देख रहे थे। उन्होंने क्या किया, ध्यान दो मेरी बात पर, रियल एस्टेट निर्माण की समस्या के रूप में देख रहे थे। अब ये बिजनेसमैन है डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता होगा, और वो भी रियल एस्टेट का बिजनेसमैन है, तो उसका खुद का भी प्रॉफिट है ना। यहाँ पर बिल्डिंगें बड़ी बड़ी खड़ी करेंगी, उसकी प्रॉफिट, जब सड़कें बनाई जाएंगी तो उसकी जमीन प्रॉपर्टी की कीमतें आएंगी। इसलिए अमेरिका का पावर भी उसके पास है, पैसे भी उसके पास है, कुछ करेगा अपने प्रॉफिट के। और वैसे भी अमेरिका में एक आदमी 2 टर्म्स तक ही राष्ट्रपति प्रेसिडेंट रह सकता है। तो फिर अब आखिर बार है ट्रंप साहब, तो अपना प्रॉफिट तो करेंगे ना, उनकी मर्जी भैया, करने दो। तो एक तथ्य ये भी है, एक आदमी कहता है ऐसे ही कि उनका इरादा कुछ इस तरह का है कि हम एक ऐसे क्षेत्र को बदलने जा रहे हैं
जो हमेशा से गरीब रहा है ऐसे क्षेत्र को बदलने जा रहा है। एक तथ्य ये भी है, गरीबी तो हटे ही, अच्छा है, लेकिन बुरा भी एक तरफ से ही उनके प्रॉफिट में है। ट्रंप की घोषणा पर फलस्तीनी क्या कह रहे हैं, वहां के लोग क्या कह रहे हैं, ये भी थोड़ी नजर डालते हैं। और ये आखिरी पॉइंट है दोस्तों, जिसमें मैं बता रहा हूं कि ये लोग क्या कह रहे हैं, फलस्तीनी खुद लोग क्या कह रहे हैं। तो फलस्तीनी मानते हैं कि ट्रंप का प्रस्ताव उन्हें उनकी जमीन से सीधे बेदखल कर देना है, ये प्रस्ताव उनको ऐसा लग रहा है। अब फलस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने ट्रंप के प्रस्ताव को इंटरनेशनल कानून का गंभीर उल्लंघन बताया। तो उन्होंने गजा से फलस्तीनियों को निकालने की किसी भी योजना का विरोध किया है, उन्होंने भी, कि नहीं ऐसा नहीं चलेगा। यूनाइटेड नेशन में फलस्तीनियों का प्रतिनिधिमंडल के नेता है रियाद मंसूर, और प्रतिनिधित्व करते हैं फलस्तीन का यूनाइटेड नेशन में। तो उन्होंने कहा कि जो लोग फलस्तीनी लोगों को एक अच्छी जगह पर भेजना चाहते हैं ना, वो उन्हें उनके मूल घरों में वापस जाने की मंजूरी दी, जो अब इजराइल में थी। अब इनका तर्क भी, लॉजिक भी अलग है, ये भी अलग चाकी चला रहे हैं। ये इनका कहने का मतलब ये है कि गजा पट्टी का जो मूल वो कहते हैं ना हम अखंड भारत, इस तरह अखंड गजा पट्टी, उस अखंड गजा पट्टी को फिर से बनाओ, जितना विस्तार एरिया दूसरे देशों ने लिया है वो वापस हमें दे दो। इनका लॉजिक सीधा सीधा ये है। वही गजा पट्टी में आम जो नागरिक है वो ट्रंप के प्रस्ताव को सजा बता रहे हैं। अब गजा में 43 यानी 43 साल के महमूद अलमासरी, उन्होंने मीडिया को बताया था कि ट्रंप के सुझाव से गजा में एक भी व्यक्ति सहमत नहीं है, और वो सवाल भी छोड़ते हैं, भले ही हम मलबे के बीच ही क्यों न रहे, हम अपने घरों से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। क्या ट्रंप चाहेंगे कि कोई अमेरिकियों से कहे कि वे चले जाए और कहीं स्थायी रूप से बच जाए? ये उन्होंने सवाल रखा। 28 साल की सनाबेल अलगुल ट्रंप के प्रस्ताव के बेहद खतरनाक बताती है। ट्रंप के प्रस्ताव को वो कहती है कि उनका यानी ट्रंप का मानना है कि हम जिस दर्द, भूखमरी, विनाश और मौत का सामना कर रहे हैं वह हमें गजा में अपने अधिकार को आसानी से छोड़ने के लिए मजबूर करेगा, ये प्रस्ताव। तो फलस्तीनी वकील यूसुफ अल-हद्दाद नाम के एक वकील है, उन्होंने बताया था कि मीडिया को बताया था कि ट्रंप गजा के विकास के विचार का इस्तेमाल दबाव के हथियार के रूप में कर रहे हैं। इसका मकसद गजा के लोगों को उनकी जमीन छोड़ने के लिए मजबूर करना है। उन्होंने ये भी कहा कि दुर्भावना से भरा है, ये भावना अच्छी नहीं है, सद्भावना नहीं है, ये दुर्भावना है। और मेरिन अब्देलाल करके एक जैसे कुछ फलस्तीनी एक नागरिक है, उन्होंने उनका कहना है कि वे चाहते हैं कि विकास की योजना फलस्तीनियों के हाथों में रहे। ये तो भैया मुझे भी पसंद आया कि उनके बेचारा उनका देश है तो उनको हाथ में, सरकार तो उनके हाथ में होनी चाहिए। ऐसा था कि अमेरिका कंट्रोल कर ले, ऐसा नहीं। तो उन्होंने या तो एक आज़ाद देश घोषित कर दिया जाए। तो उन्होंने कहा एक आम साधारण नागरिक कि जब तक पुनर्विकास पूरा नहीं हो जाता है, डेवलपमेंट पूरा नहीं हो जाता है, गजा के लोग पट्टी में मौजूद बेहतर जगहों पर जा सकते हैं, लेकिन किसी को भी ये जगह नहीं छोड़नी चाहिए, और किसी को भी नहीं छोड़नी चाहिए। ये थे दोस्तों 5 पॉइंट जिसमें अमेरिका ने प्रस्ताव रखा कि हम कंट्रोल करेंगे, लेकिन इसमें आर्थिक और राजनीतिक दोनों प्रकार के प्रॉफिट है, इसलिए अमेरिका ने ऐसा प्रस्ताव रखा। और इनका तो काम ही है ना, यही भड़काऊ बयान देना मीडिया में। तो ये है दोस्तों जो मैंने बताया, और दिल की गहराइयों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।